नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी गद्य का विकास, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आज हम यहाँ उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टारगेट विद हिंदी साहित्य .com के नाम से एक वेबसाइट है। आप वहां पर जाके आपको वहां बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आप उस पर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही टारगेट विद हिंदी साहित्य के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है। वहां आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उस पर जुड़ जाओगे तो ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी गद्य का विकास बेसिकली 19वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, जैसा कि हमें पता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे पूर्व हिंदी गद्य का पूर्ण रूप से अभाव हो। पूर्ववर्ती हिंदी गद्य की अगर हम बात करें तो भाषा की दृष्टि से हम इसको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं या कर सकते हैं। पहला राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली का गद्य साहित्य। तो इन्हीं आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते राजस्थानी गद्य पे। हिंदी गद्य के उपयुक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य को प्राचीनतम माना गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर हम गद्य के रूप में बात करें तो सबसे प्राचीनतम राजस्थानी गद्य है। उसकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उस पर भी हम देखते हैं। आदिकालीन हिंदी गद्य 19वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो सबसे पहली रचना हमारी कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी की है, 9वीं शताब्दी की। ये भी राजस्थानी गद्य में लिखी गई ये रचना है। दूसरी रचना है हमारी राउरवेल, जो कि रोड़ा कवि की रचना है। 11वीं शताब्दी में ये लिखी गई है और इसकी विशेषता है यह प्रेम काव्य है। इसमें कलचुरी राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। तो ये इसकी विशेषता है, इसकी कथा वस्तु इस पर डिपेंड करती है। और राउरवेल जो है वो एक, आपको पता है, शिलांकृत कृति थी, चंपू काव्य था। इसमें गद्य और पद्य दोनों मिक्स थे। तो राजस्थानी गद्य का प्राचीनतम रूप हमें इसमें भी दिखाई देता है। अगली रचना है हमारी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा इसके लेखक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई ये। इसे 12वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भी आपको इसकी विषय वस्तु भी याद रखना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं और पिछले एग्जाम में ये सारे पूछे भी गए, इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से देखना है और इसको याद भी रखना है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है हमारा वर्ण रत्नाकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर इसके लेखक हैं। 14वीं शताब्दी में इसे लिखा गया है और इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। इसका संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। अगली रचना है हमारी कीर्तिलता। तो कीर्तिलता जो है विद्यापति की रचना है और 14वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। यह वीरगाथात्मक काव्य है। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का गुणगान किया है। तो ये इसकी विषय वस्तु है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। आप कहोगे कि वो मैथिली भाषा और इन सब का पुट उसमें मिलता है, लेकिन बेसिकली ये अवहट भाषा, जो कि डिंगल पिंगल शैली में लिखी गई थी। तो इसमें राजस्थानी भाषा की ही ग्रंथ से बेसिकली माना जाता है, क्योंकि डिंगल शैली में लिखी गई थी। डिंगल शैली में राजस्थानी और पिंगल शैली में ब्रज भाषा होती थी, आपको पता होगा। अगली भाषा है हमारी ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में हमें जो गद्य की रचनाएं मिलती हैं वो हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथियों ने सन 1400 के आसपास किया था। इसका प्राचीनतम रूप गोरखनाथ के गोरखसार में मिलता है। तो ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? गोरखनाथ के गोरखसार में। और ये किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ब्रज भाषा की महत्वपूर्ण कृतियां, इसे देख लेते हैं हम। तो गोसाई विट्ठल नाथ जी की महत्वपूर्ण कृति है श्रृंगार रसमंडन। नेक्स्ट है गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता आपको पता ही होगा। इसमें जो 84 वैष्णव किसके शिष्य थे? वो वल्लभाचार्य के शिष्यों का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट रचना हमारी गोकुलनाथ की ही है 252 वैष्णव की वार्ता। तो 252 वैष्णव जो थे वो किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ के। तो इसमें विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। अगली रचना हमारी नाभादासकृत अष्टयाम। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है।
और अगली रचना है हमारी वैकुंठ मणि शुक्ल की अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। तो ये सारी जो रचनाएं हैं इसमें हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वो हमें इसमें दिखाई देता है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी। और 18वीं शताब्दी में जो ब्रज भाषा में महत्वपूर्ण कृतियां हैं गद्य में, वो देख लेते हैं हम। कवि हैं प्रियादास, कवि या लेखक, और इनकी रचना है सेवक चरित। लेखक हैं हीरलाल, यहाँ सॉरी हीरालाल होना था, तो इसके राइटर हैं हीरालाल। हीरालाल ने क्या लिखा था? आईने अकबरी की वचनिका। ये दोनों रचनाएं भी ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई थी। अगली रचना है हमारी लल्लू लाल की। लल्लू लाल की राजनीति और माधव विलास, ये भी हिंदी गद्य में लिखी गई थी, ब्रज भाषा का रूप था। अगली रचना हमारी मणिक लाल ओझा, और इनकी रचनाएं सोमवंशन की वंशावली। तो ये सारी जो रचनाएं थी जिनको हमने देखा, ये सब ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई रचनाएं थी। अब हम आते हैं दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य। दक्षिणी हिंदी जो थी उसकी जो गद्य साहित्य था उसको भी देख लेते। तो दक्षिणी हिंदी के सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी हिंदी के सबसे प्रमुख गद्य लेखक कौन है? ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज। इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? मेराजुल आशकीन। ये दक्षिणी हिंदी की पहली कृति मानी जाती है, दक्षिणी हिंदी गद्य की। दक्षिणी हिंदी गद्य की पहली कृति किसे माना जाता है? मेराजुल आशकीन को। और ये किसकी रचना है? ख्वाजा बंदा निवाज की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम आते हैं दक्षिणी हिंदी के प्रमुख गद्य लेखक एवं उनकी रचनाओं पर। तो ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराय, इनकी रचना है मेराजुल आशकीन, जो हमने पढ़ा। शिकारनामा इनकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तिलावतुल वजूद, ये दोनों रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है शाह बुरहानुद्दीन जानम, इनकी रचना है इरशादनामा, मार्फतुल कबूल, हस्त मयासल और कलम भूकायक। ये इनकी रचना है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है सबरस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नेट में कई बार पूछा भी गया है। तो मुल्ला वजही की कौन सी रचना है? सबरस, 1635 में लिखी गई थी। ये दक्षिणी हिंदी गद्य में लिखी गई थी। अगली रचना है हमारी सैयद हुसैन अली खां की चार दरवेज, ये 1838 में लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रचना, इसे भी आप याद रखें। अब हम आते हैं थोड़ा सा मुल्ला वजही की रचना को देख लेते हैं। मुल्ला वजही कृत सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर याद रखें। मुल्ला वजही की जो कृति है सबरस, उसको उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। और सबरस में तसफ़्फ़ुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है, ये इसकी विषय वस्तु है। अब हम आते खड़ी बोली गद्य पे। तो खड़ी बोली गद्य में जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर आदि विद्वानों ने आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का प्रारंभ गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा मानते हैं। तो ये सारे राइटर जो हैं, ये सारे आलोचक, जॉर्ज ग्रियर्सन या W.R. फ्रेजर, किसके द्वारा मानते हैं? कि गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदल मिश्र ने खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास किया। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा 1570 से माना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से माना है? किस रचना से माना है? अकबर के समय में कवि गंग थे, उनकी रचना थी चंद छंद वर्णन की महिमा। इससे आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य का विकास माना है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खड़ी बोली गद्य की परंपरा पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ से मानी जाती है। ये जो हमने पढ़ा है ये तो आचार्य शुक्ल द्वारा माना जाता है, लेकिन बेसिकली सर्वसम्मति से माना जाता है भाषा योग वशिष्ठ, जो कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। इससे खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है सर्वसम्मति से। आचार्य शुक्ल ने कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें। आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित खड़ी बोली गद्य की कृतियां निम्न हैं। आचार्य शुक्ल ने इन रचनाओं को खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण रचनाएं मानी हैं। तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे कवि गंग हैं या गंग कवि हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा इनकी रचना है।
राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ। इसमें पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये पटियाला के थे तो इनकी मातृभाषा का प्रभाव इसमें पड़ा है। अगली कृति हमारी जटमल की गोरा बादल की कथा। नेक्स्ट है मुंशी सदा सुखलाल, सुख सागर इनकी रचना है, विष्णु पुराण पर आधारित है। अब इन रचनाओं में अगर मैं आपसे इम्पोर्टेंट रचना की बात करूं तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुख सागर कई बार पूछा गया किसकी रचना है, तो सुख सागर सदा सुखलाल नियाजी। आप इससे याद रख सकते हैं कि सुख सागर, सुख इसमें भी और नाम में भी सुख है, तो ये इनकी रचना है। और किस पर आधारित है, विष्णु पुराण पर। अब नेक्स्ट रचना हमारी इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जिसको हम उदयभान चरित भी कहते हैं। और खड़ी बोली गद्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान इसे माना जाता है। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि इंशा अल्लाह खान की रचना है, ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसको हम उदयभान चरित भी कहते हैं। अगली रचना है लल्लू लाल की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेम सागर। प्रेम सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया किसकी रचना है, लल्लू लाल की, और लोग गलती से प्रेम सागर सदा सुखलाल की कर देते, इसलिए इन दोनों रचना में आपको याद रखना है इन दोनों रचनाओं को, कि सुख सागर सदा सुखलाल नियाजी और प्रेम सागर लल्लू लाल। अब हम आते हैं अपने अगले राइटर पे, ये हैं सदल मिश्र। तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान और रामचरित, ये दोनों रचनाएं ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है दौलत राम पद्म पुराण, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ तक ये रचनाएं हैं जिसमें खड़ी बोली की रचनाएं, जिनके द्वारा हिंदी गद्य का विकास हुआ है। अब हम आते हैं खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या महत्ता है या इसका क्या योगदान था, इस पर आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नेट जेआरएफ के जो सिलेबस है उसमें भी, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड मैक्सिस वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसने की, लॉर्ड मैक्सिस वेलेजली ने 1800 में। इसकी स्थापना का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको भारतीय भाषा सिखाना इसका उद्देश्य था। किसके शासनकाल में हुआ था, किसने इसकी स्थापना की थी, लॉर्ड मैक्सिस वेलेजली ने। 18 अगस्त 1800 ईस्वी को डॉक्टर जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। किसको किया था, गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का। यहाँ आप ध्यान रखना, हिंदी भाषा का नहीं किया गया था, हिंदुस्तानी का किया गया था। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का मिक्स रूप थे। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कुल 3 शैलियाँ निर्धारित की। गिलक्राइस्ट जो थे हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर थे, उन्होंने खड़ी बोली की 3 शैलियों को निर्धारित किया। वो 3 शैलियाँ थी, पहली दरबारी या फारसी शैली, दूसरी हिंदुस्तानी शैली और तीसरी हिंदवी शैली। इसमें फारसी शैली सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य ना थी, मतलब सर्वसाधारण जनता जो थी वो उसको समझ नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम दरबारी भाषा भी जो फारसी भाषा थी अकबर काल में या मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, इसलिए इसको दरबारी शैली भी कहा गया है। तो दरबारी या फारसी शैली जो थी वो जनसाधारण के लिए समझ से बाहर थी उनके। हिंदवी शैली को गिलक्राइस्ट गंवारू समझते थे। तो 3rd नंबर पे जो है हिंदवी, जो कि बेसिकली हमारी हिंदी थी, इसको वो गंवारू समझते थे। हिंदुस्तानी शैली जो दूसरे नंबर पे, हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को प्रिय थी, इसे वे द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। तो हिंदुस्तानी शैली जो थी वो गिलक्राइस्ट की सबसे प्रिय शैली थी। गिलक्राइस्ट महोदय हिंदुस्तानी अरबी फारसी मिश्रित के समर्थक थे। कैसी हिंदी के समर्थक थे वो, जिसमें अरबी और फारसी मिश्रित हिंदी, जिसे हम हिंदुस्तानी कहते थे, ऐसी भाषा के समर्थक थे वो। सन 1823 में विलियम प्राइस हिंदुस्तानी भाषा या हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी खड़ी बोली आधुनिक अर्थ में को मान्यता दी। मतलब 1823 में गिलक्राइस्ट के बाद जब विलियम प्राइस हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा के स्थान पर आधुनिक अर्थ में जिस खड़ी बोली को हम हिंदी भाषा कहते हैं, उस भाषा को उन्होंने मान्यता प्रदान करी।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कॉलेज की भाषा नीति में दो मोड़ हैं। 1800 से 1815 जॉन ग्लिक्राइस्ट द्वारा निर्धारित हिंदुस्तानी ही कॉलेज की मान्य भाषा रही। मतलब 1800 से 1815 तक कौन सी भाषा मान्य रही कॉलेज द्वारा? हिंदुस्तानी भाषा, जिसके अध्यक्ष थे जॉन ग्लिक्राइस्ट। और 1815 के बाद आधुनिक अर्थ में जिस हिंदी की हम बात करते हैं उस हिंदी को फिर उसके अध्ययन पर बल दिया गया या उसको बढ़ावा दिया गया। 1824 ईस्वी में कॉलेज की भाषा नीति में परिवर्तन हुआ और विलियम प्राइस के विचार मान्य हुए और हिंदी खड़ी बोली को मान्यता प्रदान की गई। कब? 1824 ईस्वी में। 1823 में जब विलियम प्राइस HOD बने हिंदुस्तानी भाषा डिपार्टमेंट के, उसके बाद ही हिंदी खड़ी बोली को मान्यता प्रदान की गई। 24 जनवरी 1854 ईस्वी में सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार कॉलेज को तोड़ दिया गया। अब हम आते हैं कॉलेज के विद्वान। इस कॉलेज के द्वारा हिंदी गद्य हिंदी भाषा का बहुत ही विकास हुआ और इसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी विद्वान शामिल थे जिनको प्रोफेसर या पंडित के रूप में यहाँ जॉब दी गई थी कि वो उनके जो कर्मचारी थे उनको भारतीय भाषा और हिंदी भाषा सिखाया जाए। तो कॉलेज के विद्वानों का खड़ी बोली में विकास। हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिन विद्वानों ने सर्वाधिक योगदान दिया वे हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र और गंगा प्रसाद शुक्ल। ये 3 लोग हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान दिया। किसके द्वारा? कॉलेज के द्वारा। इनकी नियुक्ति कॉलेज में की गई थी और इसके द्वारा इन्होंने खड़ी बोली का विकास किया। गंगा प्रसाद शुक्ल हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में विशेष सहयोग ना दे सके क्योंकि बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। तो आपने इनका नाम बहुत कम सुना होगा क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी बहुत जल्दी, इसलिए इन्होंने बहुत कोई खास योगदान नहीं दे पाए थे ये। और आपने इन दोनों का नाम बहुत सुना होगा, लल्लूलाल और सदल मिश्र का। और गंगा प्रसाद शुक्ल की मृत्यु हो गई इसलिए ये ज़्यादा योगदान नहीं दे सके। अब हम देखते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में क्रमशः 4 लेखकों का विशेष महत्व है। पहला इंशाअल्लाह खां जो कि दिल्ली के थे, सदल मिश्र आरा बिहार के थे, लल्लूलाल जी आगरा के थे और सदा सुखलाल नियाज जो कि दिल्ली के थे। लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के रूप में रहकर अपना योगदान दिया। तो जिनकी अभी हमने ऊपर चर्चा की, ये दोनों जो राइटर थे या ये दोनों जो अध्यापक थे लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के रूप में नौकरी करते थे और नौकरी करते हुए इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया। इंशाअल्लाह खां तथा सदासुखलाल नियाजी ने कॉलेज से बाहर रहकर हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। लल्लूलाल 1763 से 1835 आगरा के थे ये। लल्लूलाल जी द्वारा लाल चंद्रिका में दिए गए आत्मविवरण से पता चलता है कि कॉलेज में उनकी नियुक्ति 1800 ईस्वी में हुई थी। तो 1800 में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी और 1800 में ही इनकी नियुक्ति भी वहाँ भाषा अध्यापक के रूप में की गई। तो लाल चंद्रिका इनकी क्या है? आत्मविवरण है, जिसे हम नॉर्मली आत्मकथा मान सकते क्योंकि आत्मकथा में इसका जो हिंदी आत्मकथा है उसमें इसकी चर्चा नहीं होती, इसलिए हम इसको आत्मकथा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसमें इन्होंने अपना आत्मविवरण दिया है। तो लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लल्लूलाल की। ये भी याद रखना आप। लल्लूलाल जी की लगभग 11 कृतियों का उल्लेख मिलता है। इसमें से आप ये पूरी लिस्ट देख लेना, इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ। इसमें है इंपॉर्टेंट सिंहासन 32 और बैताल 25, ये दोनों कई बार पूछा गया है। इसमें राजनीति भी मेन है। प्रेम सागर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। लाल चंद्रिका और माधव विलास, ये रचनाएं जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये सारे पढ़ लेना। सभा विलास भी इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा व्याकरण को छोड़कर शेष सभी कृतियां किसी न किसी अन्य लेखक की रचना के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। तो इसमें ब्रज भाषा व्याकरण जो है इसको छोड़ के ये सारी रचनाएं किसी न किसी राइटर के अनुवाद हैं या कुछ भी हैं, लेकिन उनकी अपनी रचना नहीं है। ये किसी न किसी रचना को आधार बनाकर यहाँ लिखी गई हैं सारी रचनाएं। राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है। शेष रचनाओं का संबंध खड़ी बोली गद्य से है। ये 3 रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा गद्य से संबंधित है, बाकी रचनाएं जो हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको प्रेम सागर के बारे में बताया। लल्लूलाल की सबसे प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर कृष्ण की लीलाओं व भागवत पुराण के 10वें अध्याय पर आधारित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूर याद रखना।
डब्ल्यू होलिंग्स ने 1848 में प्रेम सागर का अनुवाद किया। तो कौन से भागवत पुराण के 10वें अध्याय पर आधारित है प्रेम सागर, इसमें कृष्ण लीला का वर्णन है। लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से की है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कई बार पूछ भी सकते हैं कि बिहारी सतसई की टीका किस किस ने लिखी है, तो लल्लू लाल जी ने भी लिखी है। भाषा दृष्टि से लल्लू लाल जी की महत्वपूर्ण रचना लताइफ ई हिंदुस्तान है। इसे उर्दू और हिंदवी में कहानियों का संग्रह माना जाता है। इसकी भाषा सरल हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी से आप समझ गए होंगे हिंदी प्लस अरबी फारसी भाषा को हम, जिसमें अरबी फारसी की शब्दावली ज़्यादा थी, ऐसे हिंदी को हम हिंदुस्तानी भाषा कहते थे। लल्लू लाल जी ने इसे बजुबान ई रेखता कहा है। लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। लल्लू लाल जी ने उर्दू को कौन सी भाषा कहा है? यामिनी भाषा कहा है। अब हम आते हैं सदल मिश्र पे। सदल मिश्र जी कहाँ के थे? आरा, बिहार के थे। यह फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र जी की साहित्यिक कृतियाँ कौन सी? नासिकेतोपाख्यान, जो कि आप सबको पता ही है, इसको हम चंद्रावती भी कहते हैं। नासिकेतोपाख्यान, रामचरित भी इनकी फेमस रचना है। तो ये दोनों अगर आप याद रख लेते हैं तो ये दोनों काफ़ी हैं। इसमें प्रथम दो कृतियाँ हिंदी गद्य के विकास में विशिष्ट स्थान रखती हैं। प्रथम दो कृतियाँ मतलब नासिकेतोपाख्यान और रामचरित। नासिकेतोपाख्यान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको जरूर याद रखें। और किस आधार पर लिखे गए ये भी देख लो। तो नासिकेतोपाख्यान वस्तुतः यजुर्वेद के कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का ही हिंदी बोली का गद्य रूपांतर है। तो नचिकेता की जो कथा है उसको इन्होंने खड़ी बोली में गद्य के रूप में इसको लिखा है। किसमें? नासिकेतोपाख्यान में। रामचरित जो इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट रचना है, उसमें 7 कांडों में रचित आध्यात्म रामायण का अनुवाद है। इसकी रचना गिलक्राइस्ट के आग्रह पर अरबी और फारसी के शब्दों में रहित शुद्ध खड़ी बोली में की गई है। सदल मिश्र की भाषा पर बिहारी भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। शब्द संघटना और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा पूर्वी बोली का प्रभाव लक्षित होता है। अब हम आते हैं अगले राइटर पे, इंशा अल्लाह खान, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर रहकर हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। हिंदी साहित्यकार और उर्दू कवि हैं ये। वे लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में कविता करते थे। उन्होंने दरिया ए लतफत नाम से उर्दू के प्रथम व्याकरण की रचना की है। हिंदी में उन्होंने रानी केतकी की कहानी नामक कथा ग्रंथ की रचना की है। ये काफ़ी फेमस रचना, आपको पता ही है। यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखें। श्याम सुंदर दास जी ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी है। इंशा अल्लाह खां का हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन्यायकों में विशिष्ट स्थान है। इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं। उर्दू गज़लों का दीवाना, दीवाने फ़ारसी, दीवान रेख्ती, मसनवी शिकारनामा, कसायद उर्दू फ़ारसी और रानी केतकी की कहानी, जिसको हम उदयभान चरित भी कहते हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, ये दोनों, ये जरूर याद रखें आप, ये कई बार पूछे भी गए। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित हिंदी खड़ी बोली गद्य की सुप्रसिद्ध रचना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंशा अल्लाह खां की भाषा चटकीली, मनोरंजक, हास्यपूर्ण एवं मुहावरेदार है। अब हमारे अगले राइटर हैं मुंशी सदासुखलाल नियाज या नियाजी। ये दिल्ली के थे। खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य लेखकों में नियाज जी का ऐतिहासिक स्थान है। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो भागवत पुराण पर श्रीमद् भागवत का अनुवाद मानी जाती है। सुख सागर, जो मैंने आपको बताया था, इनके नाम में भी सुख है, तो सुख सागर सदासुखलाल नियाज की रचना है। इनकी भाषा जो है पंडिताऊपन लिए हुए है। अन्य प्रमुख रचनाएं मुतख बुत्त वारिक, इसे भी आप जरूर याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इसलिए पूछा जा सकता है। इन्होंने अपना जीवन वृत्तांत लिखा है। इस रचना में इनका जीवन वृत्तांत है। अब हम इन चारों राइटर जिनकी अभी हमने चर्चा की, इनकी भाषा देख लेते हैं क्योंकि भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया कि किसकी भाषा कैसी थी। तो सदासुखलाल नियाज की भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट भाषा थी, जो अभी हमने ऊपर बात की कि पंडिताऊपन लिए हुए है, तो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी इनकी। इंशा अल्लाह खां की भाषा चटकीली, मुहावरेदार और हास्यपूर्ण थी। लल्लू लाल जी की भाषा ब्रज भाषा से प्रभावित खड़ी बोली थी। और सदल मिश्र जो कि बिहार के थे, तो पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली बिहारी का प्रभाव इनकी भाषा पर था। तो सीधी सी बात है कि जो राइटर जहाँ के
उस भाषा का प्रभाव इन पर पड़ा है। सदल मिश्र बिहार के थे तो पूर्वीपन लिए हुए। लल्लू लाल जी आगरा के थे तो ब्रज भाषा खड़ी बोली का इस पर सीधा प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां लखनऊ के थे और राज दरबारों में रहते थे तो इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। और सदा सुखलाल नियाज जो थे वो उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा थी इनकी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको आप याद रखें। अब हम आते हैं आर्य समाज और हिंदी गद्य के विकास में। तो आर्य समाज का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश द्वारा अपने विचारों को हिंदी गद्य में व्यक्त किया। तो आर्य समाज ने के जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी थी वो हिंदी गद्य में ही लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा खड़ी बोली हिंदी थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने हिंदी को आर्य भाषा कहा है। क्या भाषा, कौन सी भाषा कहा है? आर्य भाषा। किसने कहा है? आर्य समाज के अनुयायियों ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं, इस प्रकार आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण हिंदी भाषा तथा गद्य शैली का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी गद्य के सामने संघर्ष एवं गत्यावरोध की विषम स्थिति उपस्थित थी। तत्कालीन समय में भाषा के विकास में 3 महत्वपूर्ण माध्यम कार्य कर रहे थे। वो तीनों माध्यम कौन से थे? पहला है शिक्षा व्यवस्था, दूसरा कचहरी और तीसरा पत्र पत्रिका। अब हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये तीनों उस समय 19वीं शताब्दी में हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रही थी। तो पहला हम आते हैं शिक्षा व्यवस्था पे। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? कंपनी शासन के समय में ही शिक्षा का प्रबंधन किया गया। देसी जनता को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने की आवश्यकता कंपनी को भी महसूस हुई। उसने जनता की भाषा में ही ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ किया। कंपनी के प्रयासों से स्थापित शिक्षण संस्थाएं निम्नलिखित हैं। तो ये संस्थाएं जो हैं जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और बेसिकली वो भारतीय जो लोग थे भारतीयों को ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना चाहते थे और साथ ही सबसे बड़ी बात जो थी वो यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए भी इन्होंने भारत में प्रेस की स्थापना की जिसके द्वारा वो अपना प्रचार प्रसार का कार्य कर सके, अपना कार्य कर सके। उनका कोई बहुत ज़्यादा ये उद्देश्य नहीं था कि भारतीयों को ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाए, लेकिन फिर भी इन सब के द्वारा जो भारतीय थे वो इस चीज़ से परिचित होते गए। ज्ञान विज्ञान से, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से वो कनेक्ट हुए और उससे परिचित होते गए। तो इन सारे संस्थाओं की आगरा कॉलेज, बरेली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, कलकत्ता बुक सोसाइटी, इन सब की स्थापना जो है वो, और सबसे बड़ी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो हमने देखा, इन सब की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और इसके द्वारा हमारी हिंदी भाषा का भी विकास हुआ। अब हम आते कचहरी की भाषा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। सन 1836 के पहले कचहरी की भाषा फारसी थी। जो मैंने आपको बताया फारसी हमारी दरबारी भाषा भी थी क्योंकि मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा फारसी थी। 20 नवंबर 1837 में कानून पास करके फारसी को हटा दिया गया और अन्य और प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई। सन 1900 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से कचहरी में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। नागरी मतलब हिंदी की प्रतिष्ठा हुई, किंतु शब्दावली लगभग उर्दू की थी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुआ। कचहरी की भाषा या कचहरी में भी हिंदी की एंट्री हुई और कचहरियों की भाषा हिंदी भाषा हुई, लेकिन शब्दावली जो थी वो उर्दू की ही थी। और इसका प्रभाव आज भी अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यहाँ जाएंगे और इनकी जो भाषा होती है कचहरियों की वो बिल्कुल आपको उर्दू के शब्दावली ही उसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन बोलचाल के या जो अन्य चीज़ों के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है बहस के लिए, वो हिंदी भाषा का भी उसमें प्रयोग किया जाने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये कई बार पूछा भी गया है। अब हम आते पत्र पत्रिकाओं ने कैसे हिंदी और हिंदी गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। अब पत्र पत्रिकाएं भी छपने लगीं क्योंकि प्रेस की स्थापना हो गई। तो पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिंदी गद्य को विशेष बल प्राप्त हुआ। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ। 30 मई को ही हमारे देश में हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो 30 मई 1826 में उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक जो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और इसका प्रकाशन कलकत्ता से आरंभ हुआ था। तो हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके संपादक जो थे जुगल किशोर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया।
उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी, ये आप जरूर याद रखें। 1 वर्ष के पश्चात ही इसका प्रकाशन बंद हो गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन के आधार पर ही 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। वहाँ मैंने हिंदी पत्रकारिता दिवस बोल दिया था गलती से। वो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है जो हमारे देश में मनाया जाता है, 30 मई को ही मनाया जाता है। और इसी के बेस पे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उदंत मार्तंड जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। प्रथम दैनिक समाचार पत्र 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उदंत मार्तंड इसके संपादक थे जुगल किशोर, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और 1826 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। दूसरी पत्रिका बंगदूत, राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे, कलकत्ता स्थान और 1829 समय है। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी जिसे हम कहते हैं, काशी से प्रकाशित हुई, जैसा कि नाम से ही पता लग जाएगा आपको, बनारस, और 1845। सुधाकर पत्रिका जो है तारा मोहन मित्र, ये इंपॉर्टेंट पत्रिका है। उदंत मार्तंड, बनारस, सुधा बुद्धि प्रकाश, समाचार सुधा वर्षण, प्रजाहित ऐसी और ज्ञान दायिनी पत्रिका, ये सारी पत्रिकाएं जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख लें। और इसके ये संपादक हैं और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछें। इनमें से जरूर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा अगर पत्रकारिता से प्रश्न पूछे जाते हैं तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, भारतेंदु। भारतेंदु के आगमन से पूर्व भाषा विषयक नीति निर्धारण एवं उसके स्वरूप पर स्थायी प्रकाश डालने में जिन व्यक्तियों का अधिक प्रभाव रहा उसमें राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह प्रमुख हैं। अब हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये दोनों भी मोस्ट फैक्टर हैं हिंदी के विकास में, इनका प्रमुख योगदान है। राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद प्रारंभिक हिंदी गद्य निर्माताओं में से एक हैं, वे भारतेंदु के गुरु थे। ये ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जा सकता है कि भारतेंदु के गुरु कौन थे, तो कौन थे? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। गोविंद रघुनाथ दत्ते ने सन 1845 में राजा शिवप्रसाद की मदद से बनारस अखबार निकाला था। इनका नाम बेसिकली नहीं आता बनारस अखबार के प्रकाशन में, मुख्यतः राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का ही नाम आता है, तो आप इनका नाम याद रखें। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जो थे इन्होंने भी रचना की है, जिसमें जो प्रमुख रचना है वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि पूछे गए कई बार। राजा भोज का सपना, ये तो काफ़ी फेमस रचना है, आपको भी पता है। इतिहास तिमिर नाशक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और आलसियों का कोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 रचनाएं जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर याद रखें, इनको भी आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं आगे। इतिहास तिमिर नाशक और बैताल 25 में उर्दू मिश्रित हिंदी को प्रश्रय दिया गया। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी में। फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का 1868 में उनके लिपि संबंधी प्रतिवेदन मेमोरेंडम कोर्ट कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से प्रारंभ होता है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, प्रारंभ काल से ही वे ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग होता हो। ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। किसके संबंध में? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के। राजा शिवप्रसाद नागरी लिपि के पूर्ण समर्थक होते हुए भी हिंदी खड़ी बोली गद्य के पूर्ण पोषक नहीं थे, वे उर्दू भाषा के समर्थक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उर्दू भाषा के समर्थक थे और ये ऐसे हिंदी का प्रयोग करते थे जिसमें अरबी फारसी शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। अब इसके विपरीत ही राजा लक्ष्मण सिंह थे जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। तो ये दोनों आप जरूर याद रखना कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की भाषा कैसी थी और राजा लक्ष्मण सिंह की। तो राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कैसी थी? हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की चेष्टा इन्होंने की। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्रिका निकाली। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखें कि प्रजा हितैषी पत्रिका किसने निकाली थी? राजा लक्ष्मण सिंह ने। और कहाँ से?
आगरा से। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया, ये इंपॉर्टेंट है। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा उर्दू फारसी शब्दों से रहित होने तथा संस्कृत निष्ठ होने पर जनता के निकट है। तो इनकी भाषा उर्दू फारसी शब्दों से रहित थी, उसमें उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं था और उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग बहुत ज़्यादा था। राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इनकी भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रस सिद्ध शब्दों को लिए हुए हैं। यह आचार्य शुक्ल ने राजा लक्ष्मण सिंह के संदर्भ में कहा है। 1870 में राजभक्ति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने राजा लक्ष्मण सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह को बेसिकली लक्ष्मण सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने। अब हम आते हैं पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी पे। श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की अधिकांश रचनाएं गद्य में हैं। वे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी और पंजाबी के प्रतिनिधि गद्यकार थे। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने 1870 में ओम जय जगदीश हरे, जो हम आरती करते हैं या गाते हैं, आपने देखा होगा, जो ओम जय जगदीश हरे सत्यनारायण की कथा की लास्ट में आरती की जाती है, वो आरती श्रद्धाराम फुल्लौरी ने ही लिखी है, आरती की रचना की, जिसके कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हुए। श्रद्धाराम फुल्लौरी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार भी माना जाता है। उन्होंने 1877 में भाग्यवती नामक उपन्यास की रचना की। तो ये दोनों फैक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। तो इसमें इनकी प्रमुख रचना भाग्यवती ही है। भाग्यवती के कारण ये ज़्यादा फेमस है। ये सारी रचनाएं ज़्यादा फेमस नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। पंजाब में, ये फैक्ट आप जरूर याद रखें कि पंजाब में आधुनिक खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी का और नवीन चंद राय का। इन दोनों ने पंजाब में खड़ी बोली हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार किया है। अब आते भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। अब 35 साल ही जिंदा रहे थे। 35 साल में ही इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और इनके नाम से भारतेंदु युग की स्थापना हुई। भारतेंदु ने हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हिंदी भाषा नाम की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन में भारतेंदु ने हिंदी नए चाल में ढली लिखा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस में लिखा था? हरिश्चंद्र मैगजीन में, हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु युग आते आते हिंदी गद्य में युगांतर परिवर्तन और हिंदी नए चाल में ढलने लगी। भाषा के आदर्श रूप की प्रतिष्ठा करने पर भी भारतेंदु उसका पूर्ण परिमार्जन ना कर सके। ब्रज और पूर्वीपन का प्रभाव बना रहा। वे पंडिताऊपन से पीछा नहीं छुड़ा सके। यह परिमार्जन आगे चलकर द्विवेदी युग में हुआ। जैसा कि आपको पता है, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और कविता की भाषा जो थी ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। कविता की भाषा ब्रज भाषा बनी रही, जो कि द्विवेदी युग में काव्य या कविता और गद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली में कविता जो लिखनी आरंभ हुई वो द्विवेदी युग में ही आरंभ हुई पूर्ण रूप से। भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो ब्रज भाषा में ही कविता करते थे। थोड़े बहुत लिखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसका पूर्ण विकास या काव्य की भाषा खड़ी बोली द्विवेदी युग में ही आकर बनी। अब हम आते हैं खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाएं। तो ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, वेद समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये सारी संस्थाएं जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थाएं और ये एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1829 में। इसको आप रट लो। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839 में। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश खड़ी बोली हिंदी में लिखी थी। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये तीनों संस्थाएं कई बार पूछी गई हैं, तो इसलिए आप इनको रट लो। सारी संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं लास्ट, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। कवि वचन सुधा 1868 में,
हरीशचंद्र मैगजीन 1873 में मासिक पत्रिका थी ये, और बाला बोधिनी पत्रिका जो कि महिलाओं से संबंधित थी 1874 में इसका प्रकाशन हुआ। ये 3 पत्रिकाएं जो थी जिनका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबू